तो शुरुआत दोस्तों रैनन से होती है, जिसके पास सुपर एबिलिटी होती है चीज़ों की वैल्यू को जानने की, समझने की, देखने की। और इन सब की शुरुआत कुछ ही समय पहले से हुई थी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रैनन अपने घर पर आई होती है, लेकिन उसका घर सील कर रखा होता है और उसके घर के बाहर अजीबो गरीबे चीज़ें लिख रखी होती है। एंड यहाँ पर रैनन को उसकी मम्मा की कॉल आ जाती है। उसकी मम्मा उसे बता रही होती है कि आखिर उनका लोन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर लोन वालों ने उनके घर पर ही कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था, वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा था। दरअसल उनको कुछ लोगों ने मिलकर बेवकूफ़ बना लिया था लेटेस्ट सर्जरी को लेकर, और उनके मिलियंस ऑफ पैसे ठग लिए थे, जिस वजह से यहाँ पर रैनन ने लोन लिया था और वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद में अब रैनन के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतने में जब वो ब्रिज से जा रही होती है तभी उसकी टक्कर कुछ लोगों से हो जाती है, जहाँ पर वे लोग मिरर लेकर जा रहे होते हैं। उसी समय यहाँ पर रैनन की लाइफ कम्प्लीटली बदल जाती है। यहाँ पर वो लोग एक ओल्ड मैन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनका प्रेशियस छोटा सा पोर्ट नीचे गिरकर टूट जाता है। और वो कहने लग जाता है कि कोई भी लोग यहाँ पर देखकर क्यों नहीं चल सकते हैं, मेरा 105,000 यान का ये पोर्ट टूट गया है। और रैनन हैरान हो जाती है, बिकॉज अभी जो अमाउंट उस बंदे ने बोला था वही अमाउंट उसे उस अपनी आंखों से नज़र आ रहा था। एंड यहाँ पर वो सोच रही थी कि उसे यहाँ पर गॉड का गिफ्ट मिल गया है, जहाँ पे गॉड ने उसे ढेर सारी चीज़ें ले ली, लेकिन बदले में उसे ये गिफ्ट दे दिया जिससे वो असली वैल्यू चीज़ों की जान सकती है। फिलहाल यहाँ पर उसे ऐसी एबिलिटी दे दी है जिस वजह से यहाँ पर वो अमीर बन सकती है। एंड उसे तो यहाँ पर बिल्डिंग के रेट्स भी दिखने लग जाते हैं, जिसके बाद हमारी स्मार्ट रैनन चली जाती है लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए, बिकॉज इससे ईजी तो चीज़ हो ही नहीं सकती है पैसे जीतने और पैसे कमाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ लोगों को नोटिस करती है। वो लोगों को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर लॉटरी उनकी लग ही नहीं रही होती है। मोस्ट ऑफ दी लोग यहाँ पर हाफ में ही गिव अप करके चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर रैनन को एक टिकट नज़र आती है जिसमें यहाँ पर गोल्ड बार नज़र आ रहा होता है, तो फिर वो इस टिकट को पैसे देकर बाय कर लेती है। और वहाँ पर बैठे हुए अंकल उससे कहने लग जाते कि बेटा इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करो, क्योंकि बेटा यहाँ पर किसी का भी लक इन चीज़ों में काम आता ही नहीं है। रैनन कहती है कोई बात नहीं अंकल, मैं बस यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और एक बार मैं ट्राई करना चाहती हूँ। जिसके बाद में वो स्क्रैच करना शुरू कर देती है, पर नंबर्स आ ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक नंबर बस बचा हुआ होता है कि फाइनली इस कूपन नंबर से मैच खा जाता है, जहाँ पर रैनन बहुत ही बड़ी लॉटरी को जीत जाती है और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर जब वो जाती है और अकाउंट करना शुरू कर देती है कि आखिर लॉटरी के पैसे में वो क्या क्या कर सकती है, इतने में यहाँ पर वो न्यूज़ में देखती है, जहाँ पे इसकी फ़ोटो न्यूज़ में आ रही होती है, क्योंकि न्यूज़ वाले बता रहे होते कि कैसे आज एक लड़की ने लॉटरी जीती है, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट की। तब वो एक चीज़ समझ जाती है कि बार बार वो लॉटरी के टिकट बाय नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे तो लोगों को उसके ऊपर शक होने लग जाएगा कि कहीं वो चीटिंग तो नहीं करती है। इससे अब यहाँ पर रैनन का तो सेकेंड मोटिव होता है, जहाँ पर ढेर सारे एंटिक पीस को खरीदना और उसे जमा करना और उसे हायर प्राइस पर बेच देना। तो फिर यहाँ पर तो वो उस मार्केट में चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मीनो को, जो कि यहाँ पर गोल्डन एमन और ग्रीन एमर की खोज में आया होता है। यहाँ पर वो ढेर सारे स्टोन्स को देखता है और शॉपकीपर से कंफर्म करता है कि तुम पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ये सारे के सारे स्टोन तुम्हें यहाँ पर म्यांमार से ही एक्सपोर्ट किए हैं। शॉपकीपर कहता है कि बिल्कुल हाँ, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ भला क्यों बोलूँगा, आप तो मेरे कस्टमर हैं। आप स्टोन को सिलेक्ट करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने गलत सिलेक्ट कर लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रैनन यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही होती है। उसे पता था कि इस इंसान के हाथ में ये वाला जो स्टोन है वो 110% फेक है, बिकॉज यहाँ पर उसे तो रियल स्टोन नज़र आ रहा था जिसके अंदर से ग्रीन जेम स्टोन रखा हुआ था, बिकॉज वो ब्राइट ग्रीन की तरह एकदम शाइन कर रहा था। तभी यहाँ पर वो शॉपकीपर को उस स्टोन को ओपन करने के लिए बोलती है। शॉपकीपर कहता है कि देखो मैं ओपन तो कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे अगर इसके अंदर कुछ ना निकला तो फिर तुम अपनी पेमेंट्स वापस नहीं ले सकती हो। रैनन बोलती है ठीक है मुझे पता है, अब इससे आप ओपन करें। और जल्दी से यहाँ पर वो उसे ओपन करने लग जाता है। जैसे यहाँ पर स्टोन को वो काटता है उसके अंदर से तो यहाँ पर ग्रीन जेम स्टोन बाहर आ जाता है, जहाँ पे शॉपकीपर को तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि आखिर उसने इतने कम दाम में इतने एक्सपेंसिव स्टोन को कैसे बेच दिया। दूसरी ओर यहाँ पर सभी लोग थे जो कि वहाँ पर बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और रैनन यहाँ पर जेम स्टोन को उसे दे देती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस बोलता है। और
और इस तरीके से आज के दिन की भी उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल थी। इतने में यहाँ पर मीनू आकर उसे रोकने लग जाता है। रैनन को याद आता है कि आखिर ये है कौन। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उससे कहता है कि क्या प्लीज़ तुम मुझे भी ये सिखा सकती हो कि आखिर ये सब कुछ कैसे करती हो तुम। रैनन सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका और भी पैसे कमाने का, जहाँ पर वो उससे अपना फेस बताने लग जाती है। मीनू कहता है कि इससे सस्ता तो यहाँ पर ये स्टोन सेल वाला है। वो समझ जाती है कि ये बंदा स्मार्ट है, इतनी आसानी से बुद्धू नहीं बनने वाला, उसकी बातों में नहीं आने वाला है। तो वो उससे कहती है कि छोड़ो, मुझे नहीं इसे खाने का मन है तुम्हें, और जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो उससे पे करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद में वो लोग कैफे में जाकर शांति से बात करने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन को एक दूसरी और ग्रेट करने के बाद में पता चलता है कि ये तो यहाँ पर गोमैन है, जो कि यहाँ पर बहुत ही हाइज फैमिली से बिलोंग करता है। रैनन कहती है आखिर तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सीखने की भला क्या ही ज़रूरत है। मीनू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर वालों के लिए यहाँ पर मैं एकदम यूजलेस पर्सन हूँ, जहाँ पे मैं पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, जिससे यूज़ करना नहीं आता। इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हें साबित करना चाहता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना आता है, भले यहाँ पर वो स्टॉक्स क्यों ना हो, भले यहाँ पर वो एंटिक पीसेस क्यों ना हो, और फिर एक्सपेंसिव पेंटिंग क्यों ना हो। रैनन कहती है कि देखो ये सारी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बिकॉज वो क्या है ना, इसमें लक का भी तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी एक तरीके से मदद कर सकती हूँ। तुमने अभी अभी कहा है कि तुम्हें यहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिलियन बचे हुए हैं पैसे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, इनफ है ये, मैं यहाँ पर तुम्हें जिस स्टॉक पर इन्वेस्ट करने के लिए कहूँगी तुम्हें उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एंड जब यहाँ पर प्रॉफिट आएगा डिवाइड कर लेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर मीनू अपने लैपटॉप ओपन करने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर ट्रेंडिंग की साइट पर चले जाते हैं, एंड यहाँ पर उसे वो ब्लू वाले पर इन्वेस्ट करने के लिए कहती है। मीनू कहता है कि पागल हो गई हो क्या, जब भी वो चीज़ें स्टॉक लॉस में जाती है तब वहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है, और तुम इस पे मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कह रही हो। रैनन कहती है देखो मैंने तुम्हें सलाह दे दी है, अब लेना ना लेना वो तुम्हारे ऊपर है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे फाइनली रैनन ने यहाँ पर अपने सारे लोन्स को पे कर दिया होता है, और अब यहाँ पर बारी आती है उसके घर को छुड़ाने की, उससे घर के मार्जिन को भी, और वो करते भी ऐसा ही। एंड इसके बाद वो अपने मॉम डैड को भी 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है। तभी इतने में उसे मीनू की कॉल आ जाती है, जो कि एक्सट्राइटली एंड सरप्राइजली उसे बता रहा होता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, मुझे सच में यहाँ पर तुरंत ही प्रॉफिट होने लगा, और प्लीज़ यहाँ पर वापस आ जाओ, जहाँ पर तुम मुझे यहाँ पर ट्रस्ट कर सकती हो। हम दोनों ही अगर मिलकर काम करेंगे तो फिर मेरा पैसा और तुम्हारा दिमाग मिलकर ढेर सारे पैसे छाप सकते हैं। जो तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही यहाँ पर डिवाइड करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस कैफ़े में वापस चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही रैनन आती है, यहाँ पर वो तो उसे कोड समझने लग जाता है, यानी कि मानने लग जाता है। रैनन यहाँ पर आकर नोटिस करती है जहाँ पर स्टॉक प्राइसेस फॉल होने वाले थे, तो वो तुरंत ही यहाँ पर मीनू को उन्हें सेल करने के लिए कह देती है। मीनू कहता है अरे अभी तो मैंने ये परचेज़ किए और अभी अभी तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है और तुम अभी मुझे सेल करने के लिए कह रही हो। रैनन कहती है देखो मैंने सलाह दे दी है, तुम्हें वरना मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन स्टॉक को सेल कर देता है रैनन के कहने पर, और उसके तुरंत ही मिनट के बाद में यहाँ पर सभी के सभी स्टॉक्स के जो प्राइस थे वो गिरने लग जाते हैं, जहाँ पे मीनू को लगने लग जाता है शायद से रैनन को यहाँ पर फ्यूचर नजर आता है। रैनन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि चलो अब मुझे फीस दे दो और मुझे मेरा प्रॉफिट वापस कर दो, जहाँ पर वो उसे पैसे दे देता है एंड उससे कह रहा होता है कि आई थिंक हमें यहाँ पर एक साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब रैनन को पता था कि पूरा दिन तो स्टॉक में बैठकर वो लोग इतना ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते हैं और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। पैसे तो वो लोग बना सकते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे, इसीलिए वो उससे कहती है चलो बाहर फ्रेश एयर जाकर लेते हैं और आराम से इस बारे में सोचते हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे होते हैं तब यहाँ पर उसे एक घर दिखने लग जाता है कार में से, जहाँ पर रैनन तुरंत ही उसे कार रोकने के लिए बोलती है बिकॉज यहाँ पर उसे पर्पल कलर की शाइन नज़र आ रही थी उस घर से। अब यहाँ पर पर्पल कलर कितने पैसे इंडिकेट करता है ये तो उसे फ़िलहाल पता नहीं था, पर यहाँ पर वो उसे लग रहा होता है कि जो भी हो प्रॉफिट तो अच्छा खासा होने वाला है, जहाँ पर वो मीनू को ये बंगला परचेज करने के लिए कह देती है। जब मीनू यहाँ पर एजेंट से कॉल करवाता है कि इस बंगले के रेट्स को फाइंड आउट करो, और तब उन्हें पता चलता है कि इस बंगले के रेट तो 1.2 मिलियन है, जहाँ पर अगर रैनन के और मीनू के पैसे दोनों के मिला दिए जाए तो भी इनफ नहीं है। मीनू कहता है कि रैनन से कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए, जहाँ पर वो कॉल करके सामने वाले पर्सन को बिलीव दिला रहा होता है कि इस बार यहाँ पर उससे ग्रैंड मास्टर
ट्रस्ट मिल चुकी है, जहाँ पर वो एक स्कैमर बिल्कुल नहीं है, वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो इंसान भी उसे पैसे सेंड कर देता है और वो लोग यहाँ पर इस विला को परचेज कर लेते हैं, जहाँ पे एजेंट आकर उन्हें प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स दे देता है एंड कहता है साथ में कि देखिए एक बार परचेज कर लेने के बाद हम बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं। रैनर बोलते हैं देखिए एक बार आपने सेल कर दिया ना, फिर आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं। वहाँ से वो एजेंट चला जाता है एंड यहाँ पर मीनू से कहता है कि अब क्या करेंगे हम, क्या इस विला के अंदर जाकर हमें यहाँ पर कोई ऑफिस खोलना है, स्टॉक का, ट्रेंड का, या फिर कोई अदर बिजनेस। रैनर बोलती है नहीं, हमें यहाँ पर पैसों का इंतज़ार करना होगा आने का। इतने में यहाँ पर मीनू के असिस्टेंट का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे बता रहा होता है कि वो वहाँ पर रेनोवेशन का काम होने वाला है जल्दी, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट उस ज़मीन को खरीदना चाहती है और वो यहाँ पर उन्हें 8 मिलियन देने के लिए तैयार है। यहाँ पर तो मीनू के तो होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उन लोगों ने यहाँ पर विद इन मिनट्स 6.8 मिलियन अर्न कर लिए थे। इतने सारे प्रॉफिट तो वो भी इतने कम समय में। एंड यहाँ पर तो वो उसे ग्रैंड मास्टर बुलाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सभी के सभी फ्रेंड्स उसे कॉल लगाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर उन सभी को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि मीडो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर गो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी एक्यूरेसी, मेरा ब्रेन, मेरी नज़र, सभी की सभी यहाँ पर धोखा निकाल सकते हैं। रैनन यहाँ पर अकेली बैठी होती है, इसलिए वो कॉल कट करके रैनन के पास चला जाता है, जहाँ पे रैनन उसे बताने लग जाती है कि मैंने मेरे लोन्स को पे कर दिया है और मैंने यहाँ पर अपने मॉमलेट को 1 बिलियन भी भेज दिया है, जहाँ पे अब मुझे अपने लिए खर्च करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर अपने लिए एकदम नाइस सा हाउस देखना चाहती हूँ। मैन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, ये ड्यूटी यहाँ पर तो मुझ पर जोड़ दो। इसके बाद में यहाँ पर उसे वो लेकर एक बस से अच्छे से घर में चला जाता है, जहाँ पे वो उससे पूछने लग जाती है कि मुझे पता है कि यहाँ का रेट कितना है, तो वो उसे यहाँ पर रेट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम प्राइस बताता है, जहाँ पे रैनन तो प्राइस सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है एंड कहती है तुम तो यहाँ पर अपने काम में काफ़ी अच्छे हो। फिर हम यहाँ पर गो और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से उन्हें के बिल्डिंग में यहाँ पर उसके छोटा भाई ने एक घर रेंट पर किया है और उस घर का जो रेंट है ना वो उसके प्राइस से बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट रखा गया है किसी वुमेन के लिए। को कहने लग जाता है देखो ध्यान रखना यहाँ पर कोई उल्टा सीधा वो काम ना कर रहा हो, और वैसे भी यहाँ पर लड़कियाँ तो बहुत है जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको कंगाल करने पे तुली हुई है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वो भी कोई मुसीबत में ना फंसे और वो लड़की भी। और हाँ, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना उस लड़की की। दूसरी ओर यहाँ पर युवान की कॉल जाती है पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में वो जाती है एंड यहाँ पर पुलिस उसे बताने लग जाती है कि हमने कुछ इंसानों को ढूंढ निकाला है जो कि यहाँ पर स्कैम बिजनेस में मिले हुए थे, तो फिर तुम देख लो कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। रैन को याद था कि उसे उस पर्सन की शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन को पहचान ले रही है एंड पुलिस को सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पे पुलिस उसे लेकर चली जाती है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर जब वो जाने वाली थी तभी यहाँ पर यू को नोटिस करती है, जिसके अंदर से ब्लू कलर की शाइन बाहर आ रही होती है। तब वो पुलिस से पूछने लग जाती है कि आखिर आप लोगों ने इस बंदे को क्यों यहाँ पर बिठा कर रखा हुआ है। पुलिस बताती कि हमने यहाँ पर ये बंदा इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पर इसने हमारी हेल्प की थी इस स्कैमर को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने उस स्कैमर को कुछ ज़्यादा ही मार दिया था, तो मारने की वजह से हमने इसे यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए जेल में रखना पड़ेगा। रैनन यहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं, इसकी बिल मैं करवाऊंगी। एंड यहाँ पर यू हैरान हो जाता है कि आखिर भला वो उसकी मदद क्यों करेगी, जिसके बाद में यहाँ पर यू की बेल हो जाती है और वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। यू कहने लग जाता है आखिर क्यों, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे लोग थे पर तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया मदद करने के लिए। रैनन बोलती है कि बस ऐसे मुझे यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतनी सारी एपेबिलिटी जो नज़र आ रही है। फिर वो लोग यहाँ से रैनन के घर को जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे यू को लग रहा होता है कि रैनन उससे अपना नौकर बनाकर रखने वाली। एंड रैनन यहाँ पर फिगर आउट करना शुरू कर देती है कि आखिर वो ब्लू शाइन जो थी वो आखिर यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही थी। इतने में तो यहाँ पर यू रेडी हो जाता है बिकॉज रैनन यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल जो थी वो यहाँ पर उसके क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर रैनन उसे धक्का दे देती है और कहती है पागल हो क्या। वो कहते क्यों, क्या हुआ, तो वो कहने लग जाता है तो फिर तो मुझे अपने घर पर क्यों लेकर आई थी। तो रैनन कहती है कि बिकॉज यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉयज़ की कमी है तो मैं तुम्हें मेरी मदद करने के लिए लेकर आई थी, कोई सेकंड थॉट अपने दिमाग में ना लाना। रैनन कहती है ना जाने ऐसे कैसे तुम अपने दिमाग में ये सब सोच सकते हो, और हाँ ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा चालबाजी करने की कोशिश की ना तो मुझे पता चल जाएगा बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ और जितना बोलूँगी बस उतना ही करना, ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाना। ऐसा कहकर वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलकर चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग
रिकॉर्डिंग हो जाती है जहाँ पे रैनन यू उससे पूछने लग जाती है कि आखिर मीनू कहाँ चला गया। यू कहता है कि पता नहीं, हमारी ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, बट आई थिंक यहाँ पर वो किसी कंपनी में जा रहा था। तभी यहाँ पर मीनू रैनन को टेक्स्ट करने लग जाता है और मीनू उससे यहाँ पर फ़ोटो भेजने लग जाता है कि वो यहाँ पर अपने भाई के साथ उसकी कंपनी में है, जहाँ पे वो लोग स्क्रिप्ट देख रहे हैं और यहाँ पर टेबल पर ढेर सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। रैनन यहाँ पर उसे वीडियो कॉल करने के लिए बोलती है एंड वो स्क्रिप्ट को देखने के लिए भी कहती है, जहाँ पे मीनू भी वैसा ही करता है जैसे वो कहती है। तभी यहाँ पर उसे एक स्क्रिप्ट नज़र आ जाती है जिसके अंदर से ब्लू रेसेस बाहर निकल रहे थे। वो समझ जाती है कि ये स्क्रिप्ट यू के लिए बनी है, अगर यू इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो पक्का ये 100% हिट होगा ड्रामा। तभी यहाँ पर वो उसे पूछने वाला ही था, लेकिन इतने में यहाँ पर उसका भाई यानी कि मिस्टर गो का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है, जहाँ पे मीनू उससे कहता है कि तू फिक्र मत करो, मेरा भाई यहाँ पर मेरा फ़ोन कभी चेक नहीं करने वाला है और वैसे भी यहाँ पर वो बहुत ही बिजी पर्सन है। लेकिन गो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जहाँ पे असिस्टेंट उसके हाथ से फ़ोन छीनकर सीधा मिस्टर गो को दे देता है। एंड यहाँ पर रैनन मिस्टर गो को देखकर घबरा जाती है। मिस्टर गो कहते हैं कि ओ तुम वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर मेरे छोटे भाई के साथ मिलकर सारे स्कैम कर रही हो, तुम ही वो पर्सन हो जो इतने सारे लोन में थी और तुम दोनों ने मिलकर इतने सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया, वो भी एक दिन के अंदर। मुझे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तुम पर। इतने में यहाँ पर मैंने फ़ोन लेकर अपने भाई के हाथ से कट कर देता कॉल को एंड कहता है कि नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस यहाँ पर नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। वो कहता है कि मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे भी इन्वेस्टिगेशन करनी अच्छे से आती है और वैसे भी यहाँ पर तुम किसी फ्रेंड को अपने इतने शानदार होटल रूम में इतने कम रेंट पे तो कैसे रहने दे सकते हो। मीनू समझ जाता है कि उसके भाई को सब कुछ मालूम है कि आखिर उसने क्या क्या किया है। वो उससे कहता है कि देखो जाओ जाकर यहाँ पर घर पर जाकर डैड से माफ़ी मांग लो, और वैसे भी वो तुम्हारे करियर को लेकर परेशान है, जहाँ पे गलती तुम्हारी है, तुम कुछ करते ही नहीं हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम पर गुस्सा तो करेंगे ही। वो बिना घर जाकर यहाँ पर माफ़ी मांगने से वो मना कर देता है। तो गो यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है कि देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कभी ना कभी तो लक की वजह से भी होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा लक एक बार अच्छा था, लेकिन हमेशा थोड़ी ना अच्छा रहेगा, और उस लड़की का भी हर बार लक थोड़ी ना काम आएगा, एक ना एक दिन तो वो डूबेगी और साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेगी। अभी भी समय है, यहाँ पर फैमिली बिजनेस में आ जाओ। मीनू कहता है देखिए भाई, मैं यहाँ पर सब चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अभी भी आपके साथ ऑफिस में बैठकर चीज़ों को समझ रहा हूँ, और वैसे भी आप मुझ पर भरोसा रखिए, वो लड़की इतनी अच्छी है जहाँ पे वो तो मुझे रिच बनाकर ही रहेगी। मैं हूँ लेकिन वो मुझे सक्सेसफुल बना सकती है। दूसरी ओर यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट कर रहा होता है कि कहीं तुम मेरे भैया से डर तो नहीं गई हो ना। रहने कहती कि नहीं, लेकिन मैं सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। मीनू कहता है कि नहीं, ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, तुम्हें कौन सी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है वो बता दो मुझे। यहाँ पर वो स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेती है और मीनू भी यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को लेकर जाने लग जाता है, बट इतने में यहाँ पर गो से रोकने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे ये बुक देखने के लिए तो, लेकिन यहाँ पर मीनू मना कर देता है। गो कहता है कि देखो मुझे देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सी बुक है जो तुम लेकर जा रहे हो, जो तुमने सिलेक्ट की है। एंड जैसे यहाँ पर मीनू उसे देखता है, वो बुक तो यहाँ पर नॉर्मल सी नोटबुक होती है जिसकी यहाँ पर मीनू को कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो वो उसे कहता है कि लगता है यहाँ पर उस लड़के ने तुम्हें ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने को कहा है और अब तुम्हें यहाँ पर अपने भाई के बिजनेस फैक्ट से ज़्यादा उस लड़की पर भरोसा होने लगा है। मीनू कहता है कि देख, आपने कहा था कि आपको बुक देखनी है, मैंने दिखा दी और अब मैं यहाँ से चलूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर और ताने नहीं सुनने। ऐसा बोलकर मीनू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मीनू घर पर पहुँच जाता है रैनन के, जहाँ पे वो तो वो के बारे में पूछने लग जाता है। उसको देखकर घबरा जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सुबह सुबह किसी नौकर को रखा होगा, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे साथ बैठकर ये लंच कर रहा है, कहीं तुम मुझे टीच करने का तो नहीं सोच रही हो ना। देखो हम यहाँ पर पार्टनर्स हैं, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता है, शुरुआत हम दोनों ने एक साथ की थी। रैनन बोलते शांत हो जाओ, माना हम पार्टनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेरी मदद करने के लिए आया है, मैं इसकी मदद करूँगी, ये मेरी मदद करेगा, ऐसे ही तो प्रॉफिट हमें ही होगा। जब जाकर यहाँ पर वो स्क्रिप्ट के बारे में बताने लग जाती है, तब वो लोग यहाँ पर मिलकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में मीनू तो यहाँ पर रैनन को जीनियस बुलाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों को इसके स्क्रिप्ट में कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं लगता है। तो रैनन कहती है कि आई नो, देखना मुझे यहाँ पर जीनियस की बहुत ही अच्छे से समझ है। एंड यू को बताती है कि तुम यहाँ पर मेन लीड का रोल करोगे। यू इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। अब वो उससे कहती है कि बस अब हमें यहाँ पर कोई कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, एक रजिस्ट्रेशन कंपनी।
बिनो कहता है कि कंपनी की ज़रूरत क्या है, मैं हूं ना, यहाँ पर हम तुम्हारे नाम पर एक ब्रांड न्यू सी कंपनी ओपन कर देते हैं, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। रैनन कहती है कि नहीं, मेरे नाम पर नहीं, तुम्हारे नाम पर। वो कहता है कि क्यों, क्या वो लॉस में जाने वाली है और क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो। रैनन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हो, ऐसे में तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को और अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रूफ करना चाहते हो, और मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट करती हूँ, जहाँ पर तुम इतने सारे पैसे लेकर थोड़ी ना भाग जाओगे, इसलिए यहाँ पर कंपनी मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम पर खुलवाना चाहती हूँ। जहाँ पर तो वो अब उसे अपनी सिस्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पर वो लोग देखने चले जाते हैं कंपनी को, जहाँ पर तो इनके पास एप्लीकेशंस भी आ गई होती है। एंड यहाँ पर जो बू था वो यहाँ पर इन लोगों को देखना चाहता था, इसके लिए वो बहाना बनाकर कुछ एप्लीकेशंस को इनके पास सेंड कर देता है, लेकिन रैनन उन सभी लोगों को रिजेक्ट कर देती है। मीनू कहता है अरे मेरे भैया ने इन सभी लोगों को भेजा था। रैनन बोलती है कि कह देना उनसे कि किसी अच्छे से लड़के को भेजे। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट जाकर उससे सारी बात बता देता है। मीनू यहाँ पर हैरान हो जाता है कि इस लड़की को तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मैंने रैंडमली बस कुछ लोगों की लिस्ट भेजी थी, जहाँ पर उसने लोगों को परख भी लिया और समझ भी लिया, और मैंने उनकी क्वालिफिकेशन तो ऐसी डाली थी कि उसको पता भी ना लगे, लेकिन लगता है यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे रैनन के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है पेंटिंग को खरीदने के लिए, जहाँ पर जो स्टाफ होती है वो रैनन को देखकर जज करने लग जाती है। रैनन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, जहाँ पे तुम्हारा काम है बस जो पर्सन आए उसको अच्छे से सर्विस देना, उल्टा सीधा बोला नहीं। तब वहाँ पर मैनेजर आ जाते, जहाँ पे रैनन उसे बताती है कि उसे ये पेंटिंग को खरीदनी है। इस पेंटिंग को देखकर तो वो उससे कहती है कि देखो मैडम, ये इकलौती एम्बेस्ट्रिक पेंटिंग है जो कि हमारे यहाँ पर बिकती नहीं है, तो अगर तुम्हें इसीलिए ही गई तो फिर कोई रिफंड नहीं होगा। तो रैनन कहती है कि फिक्र ना करें, मैंने यहाँ पर न्यू घर लिया, जहाँ पे मैं इस पेंटिंग को अपने लिविंग रूम में रखना चाहती हूँ और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। जिसके बाद में वो उसे पेंटिंग को लेकर अपने घर आ जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सोच रही होती है कि आखिर इसका मैं अब क्या करूँगी। यूँ यहाँ पर अपने फ़ोन में पेंटिंग्स को देख रहा होता है, जहाँ पे उसे उस पेंटिंग की नेटवर्थ पता चल जाती है। एंड यहाँ पर वो लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रैनन को पता होता है कि कोई वो ऐसी चीज़ तो खरीद कर नहीं ला सकती है। एंड हम यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पे वो मिस्टर वांग को कॉल करके उससे कह रहे थे कि आपको वो पेंटिंग याद है ना, जो बहुत ही टाइम से आपके शोरूम में पड़ी हुई है, मैं अब उसे परचेज़ करना चाहता हूँ। मैनेजर कहते कि कोई बात नहीं सर, वो ऑलरेडी परचेज़ हो चुकी है, आपको ज़बरदस्ती पेंटिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वैंग यहाँ पर चलाने लग जाते मैनेजर के ऊपर, कहते हैं कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, उसकी नेटवर्थ यहाँ पर हमें जितना सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा बढ़कर है, कैसे भी करके यहाँ पर उसे डबल पैसों में उस इंसान से खरीदो, बिकॉज हमें यहाँ पर बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। एंड यहाँ पर मैनेजर सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर रैनन की जो टीम होती है वो भी कंफर्म हो जाती है। एंड रैनन यहाँ पर सभी को अपना न्यू ड्रामा बता रही होती है। वहाँ पे जो बाकी के एम्प्लॉयज़ थे वो इस बात से एग्री करने लग जाते, बिकॉज जब वो स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे होते हैं तो उनमें से उन्हें कुछ दिलचस्पी होती नहीं है। तब वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है। तब यहाँ पर मीनू बोलने लग जाते कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और वैसे भी तुम्हें वही करना चाहिए जो हम तुम्हें करने के लिए बोलेंगे। देखो रैनन की आँख एकदम गोल्डन आइज़ है, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। तभी यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि ठीक है, हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास कोई यहाँ पर स्टूडियो टीम नहीं है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। रैनन बोलती है कि फ़िक्र मत करो, कल मैं स्टूडियो में जाने वाली हूँ, जहाँ पे वो सब कुछ भी प्लान आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को, जो कि यहाँ पर कुछ लोगों का इंतज़ार कर रही होती है। वो लोग जिन्हें यहाँ पर रैनन के बारे में नहीं पता होता है, इतने में यहाँ मीनू की कॉल आ जाती है और वो उसे पेंटिंग को सेल करने के लिए बोल रही होती है। मीनू कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुरंत ही सेल कर दूंगा। वो उससे कहती है कि नहीं, ये पेंटिंग यहाँ पर ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, ये बहुत ही प्रेशियस पेंटिंग है, तो ध्यान रखना, हमें इसे यहाँ पर अच्छे दाम में सेल करना पड़ेगा। एंड वैंग यहाँ पर वो का नाम सुनते ही तो यहाँ पर रैनन से बात, जहाँ पे रैनन को वो बिलीव कराने की कोशिश करा रहा होता है कि वो पेंटिंग यहाँ पर उसके दोस्त ने बनाई थी, जहाँ पे अब वो उसे वो पेंटिंग लौटाना चाहता है एज ए गिफ्ट के तौर पर, बिकॉज उसकी हालत बहुत ही सीरियस है। रैनन जैसे यहाँ पर उस टेक्स्ट को देखती है वो समझ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे 6.5 मिलियन ऑफर कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मीटो का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो सामने वाली पार्टी उसे 7 मिलियन ऑफर कर रही होती है। एंड दूसरी ओर यहाँ पर वैंग भी 7 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है, पर रैनन यहाँ पर डील को 6.5 मिलियन में ही क्लोज कर देती है। एंड तभी यहाँ पर वैंग उसे पूछने लग जाता है कि मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या थॉट आया है कि तुमने उस पेंटिंग को परचेज कर लिया। रैनन उससे बताने लग जाती कि कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पर वैल्यूबल चीज़ को अच्छे से परखना आता है,
इस वजह से मैंने उस पेंटिंग को खरीद लिया। एंड यहाँ पर तो वो उसके हाथ के ब्रेसलेट को नोटिस करती है जो कि पिंक कलर की शाइन कर रहा होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस था। यहाँ पर रैनन कैफ़े में आज जाती हैं जहाँ पे डायरेक्टर हु उससे मिलते हैं। वो कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर पहचानते हैं। रैनन कहती है कि हाँ, कि मैं बस यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखना चाहती हूँ जो कि आपके हाथों में है। तभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि दिखा देता हूँ, इसमें क्या ही जाता है मेरा। रैनन जैसे ही उसकी लिस्ट को देखने लग जाती है वो समझ जाती है कि ये बेस्ट डायरेक्टिंग टीम है। तब यहाँ पर वो अपना ड्रामा ऑफर करने लग जाती है, बताती है सारे एक्सपेंसिव यहाँ पर मेरी तरफ से होंगे, जहाँ पर एक पेन की भी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जहाँ पे डायरेक्टिंग अब आपकी टीम और आपके हाथ में है। जहाँ पर मिस्टर जो वाओ होते हैं वो तो मूवी करने के लिए आराम से राज़ी हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं को जिसे सारी बातें पता चल जाती है। वो समझ जाता है कि आखिर ये लड़की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है कि ये क्लासिक क्रिप्स कि उसने कंपनी तक भी खड़ी कर दिया और अब यहाँ पर डायरेक्टर को भी उसने हैंडल कर लिया है। और जहाँ पर वो अब एक मूवी भी बनाने वाली है। एंड बाद में यहाँ पर रैनन की डिटेल्स देखने लग जाता है वो, जिसे देखकर यहाँ पर उससे एक बात समझ आ जाती है कि ये ऑर्डिनरी पर्सन है जिसमें इतनी तो कोई खास बात है नहीं, ना इसकी स्टडी वगैरह की जो हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा खास है जहाँ पे वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर वो रैनन को जानने के लिए मिस्टर गो से पर्सनली मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहकर एक मीटिंग रैनन के साथ फिक्स कराने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर हो को उससे मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो रैनन से कोई बात घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं बट सीधा ही मुद्दे पर आ जाते पूछ लेते कि अगर मुझे मेरा भाई पता है कि वो कैसा है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, तो फिर तुम ऐसा इन बातों पर भी ट्रस्ट करते हो, उस ड्रामा को कैसे शुरू कर सकती हो। रैनन कहती कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर फेस रीडिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वाओ आ जाते, जहाँ पे मिस्टर गो को देख कर तो वो ग्रीट करने लग जाते और दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान रहे होते हैं पहले से। वाओ कहते कि लगता है आप भी इस मूवी में इन्वॉल्व है तो ये मूवी पक्का हिट होने वाली है। लेकिन फिर वो कहने लग जाता है कि नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर मैडम रैनन ही है एंड आई होप आप दोनों यहाँ पर मिलकर साथ में अच्छे से काम कर पाओ। एंड यहाँ पर वो उन्हें ऑल द बेस्ट विशेस करके वहाँ से चला जाता है। रैनन कहती कि देखिए पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए, लेकिन हाँ जब आप यहाँ पर साइड कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे तो प्लीज़ एक बार मुझे रिज्यूमे ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि सारे रिज्यूमे वो मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ पर्सनली। और वो समझ जाते हैं और इसके लिए वो एग्री भी हो जाते हैं आसानी से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को जो कि उस पेंटिंग की डिलीवरी के लिए पर्सनली वैंग के पास जाती है। वैंग उससे बहुत ही थैंकफुल था। वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर वैल्यूबल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक ऑक्शन में चलो। एंड यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे जो कि वैल्यूबल होंगे और इस ऑक्शन में यहाँ पर बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। जहाँ पे रैनन जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो लोग आप ऑक्शन में पहुँच जाते हैं। एंड ये ऑक्शन कुछ डिफरेंट टाइप का ऑक्शन होता है, जहाँ पे वो इस ऑक्शन के रूल्स बताने लग जाता है रैनन को कि देखो यहाँ पर तुम बिट एक्चुअल में ज़्यादा नहीं कर सकती हो, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें रियल होती है और कुछ चीज़ें फेक होती है। अगर रियल चीज़ों को यहाँ पर तुमने अंदाज़ा उसके आसपास लगा लिया तो तुम्हारा हाईएस्ट रेट होगा और तुम्हें फिर वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। रैनन कहती है कि फ़िक्र मत करें, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी प्रॉफिटेबल होगी। एंड इसके बाद जो भी हमें प्रॉफिट होगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे। मिस्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आप भी तो बिट कर सकती है। तो रैनन बोलती है फ़िलहाल मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करने की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ आप मुझ पर ज़रूर यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर होस्ट ठाकुर ने सभी को रूल्स बताने लग जाते और बाद में यहाँ पर बैटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे सबसे पहले एक बाउल आ जाता है जो कि इन फोटोग्राफ उन्हें दिखाया जाता है, न कि रियल वाला। अब इस बाउल को देखकर तो यहाँ पर उस बाउल पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता कि रियल हो सकता है और उसमें क्या ही हो सकता है। पर रैनन यहाँ पर वैंग को उसे बाय करने के लिए कह देती है और उसका अंदाज़ा एकदम ठीक होता है, जहाँ पर रैनन के कहने पर मिस्टर वो उसे बाय कर लेते हैं। पर दूसरी ओर यहाँ पर ऐसे ही करते करते ढेर सारी चीज़ें आती जाती है, बट कुछ चीज़ें फेक होती है तो कुछ चीज़ें रियल होती है जिनकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो रैनन यहाँ पर वो चीज़ें उसे परचेज़ करने के लिए मना कर रही होती है। एंड वो फाइनली यहाँ पर आखिरी प्रोजेक्ट आ जाता है, जहाँ पे रैनन उसे 8 मिलियन स्पेंड करने के लिए बोलती है। अब जब सभी लोग यहाँ पर वैंग को स्पेंड करता हुआ देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मिस्टर वैंग के पास तो बहुत ही अच्छा ब्रेन है, जो कि वे जिस चीज़ पर भी बैट लगा रहे हैं वही चीज़ असली निकल रही है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग की जो बैटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए वो उन्हें ही मिल जाती है चीज़। जहाँ पर मिस्टर वैंग रैनन को
थैंक यू बोलने लग जाते हैं। वो कहते कि सचमुच तुम तो यहाँ पर एक लकी चार्म हो, और लगता है यहाँ पर तुम हिस्ट्री को एकदम अच्छे से पढ़कर आई, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा है। बाद में यहाँ पर डैन और वैंग बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वैंग उसे थैंक यू बोल रहा होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो उसे प्रॉफिटेबल वाले अमाउंट को भी डिवाइड करते हुए उसे बड़े प्यार से ट्रांसफ़र कर देता है। रैनन यहाँ पर बता रही होती है, जहाँ पे वो उसकी आंखों में खो जाता है और वो उसके क्लोज आता है। रैनन उससे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं बस इनमें खो सा गया था। वो कहती है कि पता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत कीजिए मिस्टर, और वैसे भी आज मैं फ्लाइट पकड़ के रिटर्न जाने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर शॉपिंग पर चली जाती है वैंग के साथ में। एंड यहाँ पर रैनन तो वो अपने ऊपर खर्च करती है, बिकॉज यहाँ पर वो इतना ज़्यादा अर्न कर रही थी, तो उसे खुद के ऊपर तो स्पेंड करना चाहिए था। बाद में यहाँ पर वो फाइनली अपने डैड के लिए वॉच देखने के लिए जाती है। उसी समय वहाँ पर मीनू आ जाता है। रैन को देखकर वो कम्प्लीटली एकदम हैरान हो जाता है और उसे बिट्रे वाली फीलिंग आने लग जाती है। वो वहीं पर सेम बात बोलने लग जाता है जो कि उसने यू के टाइम पर बोली थी। रैनन बोलती है कि मुँह बंद करो, एक तो वो यहाँ पर अजम्पशन करने वाली तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत है। मिस्टर वैंग मेरे दोस्त है और हम बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप चुपचाप मुंह बंद रखो और मेरे डैड के लिए एक अच्छी सी वॉच सेलेक्ट करो। एंड यहाँ पर वो बहुत ही प्राउड फील करने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर रैनन उसे पर्सनली कहा था कि उसके डैड के लिए वो वॉच सेलेक्ट करे, और वो उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे डैड, मैं अब उन्हें गिफ्ट दूंगा। रैनन बोलते हैं कि सिलेक्ट करो, पैसे मुझे ही देने हैं, और वैसे भी मैं ये सब कुछ तो हमें यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए कर रही हूँ। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर वॉच सेलेक्ट करने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि आखिर यहाँ पर मीनू कैसे पहुँच चुका था। असल में यहाँ पर उसके भाई के थ्रू से पता लगा था कि रैनन यहाँ पर 5 दिन से कंटिन्यूसली किसी और मैन के साथ जा रही है, जो कि यहाँ पर मिस्टर गो है। लेकिन यहाँ पर तो जो मीनू होता है वो कहने लग जाता है कि रैनन तो यहाँ पे बहुत ही मासूम है, वो तो बेचारी काइंड हार्टेड और हम्बल है। तो फिर जो मिस्टर गो होते हैं वो मन में कहने लग जाते हैं कि काइंड हार्टेड और हम्बल, मुझे तो वो सबसे स्मार्ट लगती है। मीनू कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा एंड उसे वहाँ पर बैठने से रोकना होगा। इसी वजह से वो यहाँ पर आ चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर वो चारों लोग मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, और उसी समय तो यहाँ पर जो मीनू होता है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल ध्यान दे रहा होता है रैनन के ऊपर, जिस चीज़ को लेकर जो मिस्टर गो होते और वैंग होते वे बहुत ही हंसने लग जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर इस चीज़ से मिस्टर गो एक बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रैनन है। एंड यहाँ पर मीनू यानी कि मिस्टर गो के जो पैसे यूज़ कर रहा है वो किसी अच्छे काम के लिए ही कर रहा है, जहाँ पे इनके पैसे से उसका मास्टरमाइंड ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उन लोगों के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो वो घर पर आती है और अपना बैंक बैलेंस चेक करने लग जाती है, और उससे तो अब पूरी दुनिया की सभी खुशी अपना बैंक बैलेंस चेक करके मिल जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर गोल से कॉल लगाते हैं एंड वो उसे बता रहे होते हैं कि वो उसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो उससे कहती है कोई बात नहीं, विद इन 10 मिनट्स मैं यहाँ पर आपके होटल के पास पहुँच जाऊँगी। जिसके बाद में वो वहाँ पर जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर गो मीनू को ले उससे बात कर रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर मीनू उसका एक लौता छोटा ब्रदर है और सबसे ज़्यादा चुलबुला भी है, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि किसी को नहीं पता कि आगे जाकर वो इतना सब कुछ कैसे कर पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर उसे पर्सनली ट्रेनिंग देना चाहता था, लेकिन जिस दिन से यहाँ पर वो तुमसे मिला है जब से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड तुम्हारी भी लाइफ बदल गई है उसकी वजह से। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर ये सारा का सारा ब्रेन तुम्हारा ही तुम ही यूज़ कर रही हो। बिजनेस, टेक्सटाइल, वैल्यूबल चीज़ें सब कुछ तुम्हारे अंदाजे में आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पर तुम्हें भी लगने लगेगा कि शायद से मीनू यहाँ पर किसी काम का नहीं है। तुम उसे यूजलेस समझने लग जाओगी, बिकॉज अगर ऐसे देखा जाए तो वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो दिन आए तो प्लीज़ यहाँ पर उसे वैसा फील मत कराने देना, क्योंकि बिकॉज मैं उसे डीमोटिवेट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। रैनन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि मिस्टर गो यहाँ पर अपने बॉस स्टाइल छोड़कर यहाँ पर एज ए बिग ब्रदर अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ बोल रहे हैं, अपनी संपत्ति जाहिर कर रहे हैं। वो उससे कहती है आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर मीना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी पर्सनली साइड से।
जब वो लोग चेस करके ड्रिंक कर रहे होते, इसके बाद में रैनन को कुछ होने लग जाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मिस्टर वू ने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे। तब वो उसे भरोसा दिलाने की काफ़ी कोशिश करता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, और ऊपर से वो एक नॉर्मल सा जूस था जिसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं मिला हुआ था। रैनन कहती है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे फ़िलहाल यहाँ से रूम पर ले जाओ। वो उसे लेकर जा रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लो को, जो कि यहाँ पर रैनन का बहुत ही पुराना फ्रेंड था। तभी यहाँ पर उससे वो मदद मांगने आया था, बिकॉज यहाँ पर उसकी सिस्टर की हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो सबसे प्रीशियस पेन सेल करने लग जाता है। रैनन उसका ओरा देखकर समझाती है, एंड वो उससे कहती है ज़रूरत नहीं है, वो पेन अपने पास रखे, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उसके बदले में मेरा साथ काम करना पड़ेगा। वो इस बात से एग्री करने लग जाता है। रैनन यहाँ पर अपना नंबर नहीं मिला पा रही होती है, तो वो मिस्टर गू को काम देकर चली जाती है। तब लू सोच में पड़ जाता है आखिर ये मैडम है कौन, जो कि यहाँ पर मिस्टर लू को ऑर्डर्स पास कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है, एंड इसके बाद में उससे कॉल आ जाता है मिस्टर लू का, जहाँ पे वो पर्सनली रैनन से मिलना चाहता था, ताकि यहाँ पर वो उसे एटलीस्ट थैंक यू कर सके। एंड रैनन भी उससे मिलती है, एंड कहने लग जाता है वो कि मैं आप बहुत ही थैंकफुल हूँ तुम्हारा, एंड आप जो कहेंगी मैं वैसा ही सब कुछ करूँगा, लेकिन अगर आप उस बात को लेकर रिग्रेट कर रही है तो मैं आपके पैसे लौटाने में पूरी मेहनत करूँगा। रैनन कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो और यहाँ पर इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। एंड यहाँ पर तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है वो, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि वो फिलहाल लॉस में जा रही है, हम यहाँ पर इन कंपनीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। रैनन कहती है देखो मुझे पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। आई थिंक यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही आगे जाके अच्छी रहेंगी। जिस बात को सुनते ही तो वो उस पर ट्रस्ट करते हुए चला जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर वो विद इन 10 मिनट्स भागते भागते लौट आता है वापस रैनन के पास, और यहाँ पर उससे थैंक यू बोल रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर उन्हें चेकपोर्ट जो लग गया था। रैनन यहाँ पर खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही बाकी कंपनीज यहाँ पर आ जाती है। रैनन के सर पर चढ़ जाती है कि आखिर आप हमारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बाकी की भी तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, आप लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों रोक कर रखा है। रहने यहाँ पर बैठी हुई होती है, जहाँ पे बाद में वे सारे के सारे इंफॉर्मेशंस और एग्रीमेंट्स लो उन्हें देने लग जाता है। वो समझाने लग जाता है कि उन्हें इन बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिर कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, वो तो बस यहाँ पर उनका बस लक का काम कर रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर तो उससे वो कहने लग जाते हैं कि देखिए कि अगर मुझे लगेगा आपकी कंपनी वाकई में कैपेबल है तो मैं ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करूँगी, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बातों को डिसाइड कर लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को इतने में कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे उसकी सिस्टर को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। रैनन यहाँ पे उससे अपने साथ चलने के लिए कह, जहाँ पर मिस्टर गू, लू और रैनन एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। उसी समय यहाँ पर लू को पता चलता है कि रैनन को इस बारे में पहले से आइडिया आ चुका था, जहाँ पे लू को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसे पता था, इसीलिए यहाँ पर उसने गू को ऑलरेडी काम पर लगा दिया था। जहाँ पे मिस्टर गू ने ट्रांसप्लांट को ढूंढ भी लिया था कि बस यहाँ पर ब्लड सैंपल चेक करने ही बाकी थे, और जिसके भी ब्लड यहाँ पर मैच करता उसी की किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता। लू यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए रैनन को थैंक यू बोलने लग जाता है और कह रहा होता है कि आप सचमुच में मेरे लिए गार्डियन एंजल बनकर आई है, जहाँ पर हर एक मोड पर आप मेरा कितना ज़्यादा साथ दे रहे, ध्यान रख रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में मीनू आ जाता है रैनन के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रेस गिफ्ट लेकर, जो कि यहाँ पर बैग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। रैनन उस बैग को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये बैग तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है ना। तो मीनू कहता है पागल हो गई हो क्या, मैं भला चोरी क्यों ही करूँगा, मैं इसे खरीद जरूर सकता हूँ, लेकिन ये गिफ्ट यहाँ पर मेरी मम्मा ने तुम्हारे लिए दिया है। रैनन कहती है कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है तो मुझे भी यहाँ पर उन्हें अच्छा सा गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए एज ए गिफ्ट रिटर्न के तौर पर। जहाँ पर वो उनके लिए गिफ्ट लेने चली जाती है, वहाँ पर जहाँ पर उसे एक अनलकी सा ब्रोच मिल जाता है। स्टाफ कहते हैं मैडम आप कुछ और देख लीजिए, इसकी इतनी कीमत नहीं है, इसे तो हम ऐसे भी यहाँ पर किसी और को सेल करने वाले। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको सेल तो करना ही है, आप मुझे कर दीजिए। यहाँ पर ये वो उस ब्रोच को लेकर चली जाती है बैंक के पास में। बैंक कहता है कि आई थिंक यहाँ पर तुम्हारी आइज़ काम करना बंद कर चुकी है, बिकॉज इस बार यहाँ पर तुम कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेकर आई हो, में कोई भी वैल्यूबल चीज़ नहीं है, तुम चाहती हो ना कि मैं इसे क्लीन करवा दूँ, ठीक है। एंड तभी यहाँ पर स्टाफ को वो बुलाता है एंड उसे क्लीन करवाता है। स्टाफ तो तुरंत ही भागते भागते आता है एंड बता रहा होता है कि ये तो दी ट्रेजर डायनेस्टी का सबसे प्रीशियस ब्रोच है,
जिसकी नेटवर्थ तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। रैनन को ये चीज़ पहले तो पता होती है। वैंग यहाँ पर कबूल कर लेता है कि वो गलत था और रैनन कभी भी गलत चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस ब्रोच को लेकर चली जाती है आंटी को गिफ्ट करने के लिए, जहाँ पे आंटी को तो काफ़ी पसंद आता है। आंटी तो यहाँ पर उस ब्रोच को पहनकर अपनी सभी की सभी फ्रेंड्स के सामने फ्लैश करने लग जाती है, जहाँ पे उन सभी दोस्तों को ये जो ब्रोच था इसकी वर्थ का पता था। वो लोग तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे थे। वो लोग तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश उनकी ज़िंदगी में भी अचानक से एक दिन कोई ऐसा गिफ्ट लेकर आ जाए। ये कितना ज़्यादा अच्छा और एक्सपेंसिव है। इस गिफ्ट के चक्कर में तो यहाँ पर उनकी लड़ाई उनके एक दोस्त से हो जाती है, बिकॉज वो उससे जेलस जो फील कर रही थी, उस ब्रोच की कीमत पहचान नहीं पा रही थी वो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को, जहाँ पर उसका घर गिफ्ट से भरा पड़ा था और ये सारे गिफ्ट्स किसी और ने नहीं बल्कि आंट ने ही भिजवाए थे रैनन के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर बाद में हान ढेर सारे स्क्रिप्ट्स को लेकर आ जाता है। रैनन जब यहाँ पर रिव्यू कर रही होती है तब यहाँ पर उससे ठीक नहीं लग रहा होता है। मीनू उससे कहता है देखो तुम आराम कर सकती हो, लेकिन नहीं, रैनन के लिए तो यहाँ पर स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जहाँ पर वो स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते सो जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है और मीनू यहाँ पर उसे लेकर कमरे तक चला जाता है। फिर जैसे कुछ समय के बाद में यहाँ पर उसकी नींद खुलती है एंड यहाँ पर तो उससे मिलने के लिए मिस्टर गो आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बाद में मिस्टर गो को वो वहाँ पर देखती है। उससे यहाँ पर उसका ऑरा और भी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा था। तब उसे लग रहा था शायद से उसकी जो पावर्स है वो और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गई है। तभी यहाँ पर उसके हाथ में एक फ़ाइल आ जाती है और वो एक ऐसी ब्लूप्रिंट फाइल होती है जो कि रैनन को और भी ज़्यादा अमीर बनाने वाली थी। वो बहुत ही खुश हो जाती है एंड बाद में वो लोग यहाँ पर वॉक के लिए चले जाते। इतने में यहाँ पर जब वो वापस आते तब मिस्टर गो को कमरे से कॉल आ जाती है, जहाँ पे उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। अब इस चीज़ को तो सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो हार्डकोर डाटा, जो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्यूटर में ही जो सिक्योर होती है, इस वजह से ही वहाँ से उसे जाना पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ पर रैन को कॉल आ जाती है एंड यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स उसे बुला रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें यहाँ पर ढेर सारी प्राचीन चीज़ों को डिस्कवर किया था। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन उन्हें लाइट्स ऑफ करने के लिए कह देती है, जो कि ब्लू लाइट्स होती है। फिर यहाँ पर एक एक चीज़ों को परखने लग जाती है और उससे यहाँ पर एक छोटा सा हैंड का स्टैचू मिल जाता है, जिससे यहाँ पर बताती है कि ये सबसे ज़्यादा रेयर है यहाँ की चीज़ों में। वो लोग जैसे यहाँ पर उसे देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर उन सभी का ध्यान उस एंटिक पीस पर तो गया ही नहीं था एंड वो ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वो लोग सोच में पड़ जाते कि अगर रैनन का ध्यान वहाँ ना गया होता तो आज उन्हें इतना प्रॉफिट ना होता, उन हाथ से इतनी एक्सपेंसिव चीज़ निकल जाती। पर दूसरी तरफ मिस्टर वैंग आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर वैंग को भी सारी बातें पता चल जाती है। मिस्टर वैंग सभी से कहते हैं कि आई नो, इसीलिए मैंने यहाँ पर रैनन को रिकमेंड किया था, पर मुझे पता था कि उसका काम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो मीनू के साथ चली जाती है, जहाँ पे कार शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी दोस्त से होती है, जो कि वो लोग बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे थे। तभी यहाँ पर आ जाती है दूसरा सेल पर्सन, जो कि रैनन से कहता है मैं आपको गाइड करता हूँ। रैनन उससे कहती है कि ज़रूरत नहीं है, पर वो यहाँ पर ताना मारने लग जाता है कि आखिर एक लड़की यहाँ पर कार के बारे में क्या ही जानती पाएगी। कार के मॉडल को और उसकी स्पेशल फंक्शंस को तो यहाँ पर एक लड़का ही, यानी कि मैं ही एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तुम्हें बता सकता हूँ। और इसी बात पर रैनन और मीनू के बीच मीनू दोनों को ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे वो लोग क्लियरली कह देते हैं कि वो लोग यहाँ पर मीना के ही थ्रू ये कार देखना चाहेंगे। एंड यहाँ पर रैनन तो उसे सबसे एक्सपेंसिव कार दिखाने के लिए कहती है, जहाँ पे मीना को पता था कि रैनन इतनी रिच तो है ही नहीं, लेकिन उसके दोस्त को नहीं पता था कि रैनन अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई है। वो तुरंत ही उस कार को बाय करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखते ही तो वो सेल पर्सन लालच में आ जाता है और उन्हें असिस्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो रैनन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। उससे कहती है कि इसे यहाँ से दफा करो, क्योंकि ये हमें शॉपिंग करने में डिस्टर्ब कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जो पेपर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब रेडी कर ली जाती है, जहाँ पे ये कार अब रैनन की हो जाती है और रैनन इसकी की दे देती है मीनू को ड्राइव करने के लिए। मीनू तो काफ़ी खुश होकर यहाँ पर उसको थैंक यू कहने लग जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर मीनू और रैन चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर गो के ऑफिस में वहाँ पर स्कैन करते हुए, जहाँ पर वे लोग एकदम ध्यान से जा रहे होते कि कोई आ ना जाए, ताकि यहाँ पर रैनन सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट। लेकिन गो यहाँ पर इन दोनों को देख लेता और हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैं क्या यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन हूँ? माना कंपनी अलग है, लेकिन हम सभी एक ही तो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब एक फैमिली जैसे, जहाँ पे मैं तुम्हें भला क्यों ही रोकूंगा। इतने में यहाँ पर वो उससे कुछ एग्रीमेंट्स रिव्यू करने के लिए दे देता है, जहाँ पे रैनन समझ जाती है कि ये डाटा गलत है। एंड इतने में यहाँ पर रैनन मिस्टर गो को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुला रही होती है, जो कि यहाँ पर 15 अगस्त को होने वाली थी। अभी यहाँ पर मिस्टर गो ने तो उसका सारा बायोडाटा निकाल लिया था, जहाँ पे उन्हें तो काफ़ी अच्छे से पता था कि रैन का बर्थडे एक्चुअल में 5 अगस्त को तो आता ही नहीं है। फिर भी
ज़रूर तो कोई ना कोई तो गड़बड़िया बात है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बाद में वो लोग चले जाते हैं बोथ ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए। एंड उससे तो उस समय यहाँ पर रैनन को तो ना जाने कहाँ से कुछ ज़्यादा ही वीकनेस आ जाती है। एक पल के लिए तो उन सभी को लग रहा होता है शायद से वो सो गई है, लेकिन जब उससे चीज़ों को वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है तब वो उससे टेंस फील होने लग जाता है, उससे चक्कर भी आ रहे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गू से लेकर घर के अंदर चले जाते और वो यहाँ पर आराम से सो जाती है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर मीनू जैसे ही रैनन को उठता देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। मीनू कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम जल्दी से जाके अब रेडी हो जाओ, बिकॉज हमें यहाँ पर तुम्हें लेकर फॉर्चून टेलर के पास जाना है, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो फिर चीज़ें यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो सकती है एंड यहाँ पर तुम्हें ढेर सारी चीज़ें मालूम भी चल सकती है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा वो भी रैनन यहाँ पर कम्प्लीटली डिनाई करने लग जाती है। मीनू कहता है भैया को ना कहो, बिकॉज उन्होंने ये सब कुछ अरेंज कराया है। रैनन समझ जाते हैं कि अब उसे यहाँ पर वहाँ जाकर ही ना करना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर मीनू को ना बोलने के लिए वो बोल देती है अपने भैया से, पर मीनू उसे सीधा ही मिस्टर गू यानी कि अपने बड़े भैया के से बात करने के लिए बोल देता है। रैनन बाद में यहाँ पर मिस्टर गू से मिलती है जहाँ पे वो भी उन्हें समझा रही होती है कि उसे यहाँ पर फॉर्चून टेलर की कोई भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की और उसे पता करने की। जिसके बाद में यहाँ पर मीनू कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर जाने के तो नहीं मानने वाली हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मेरी बाकी की जो रिक्वेस्ट है वो ज़रूर सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि जब भी यहाँ पर वो घर पर रहेगी। हम यहाँ पर देखते हैं रैनन के न्यू मैनेजर को जो कि घर में यहाँ पर उसकी देखभाल करने वाले थे, उसकी मॉर्निंग से लेकर स्लीपिंग टाइम तक सब कुछ यहाँ पर वही डिसाइड करने वाले थे। और रैनन को अब यहाँ पर तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता, वो मना नहीं कर सकती थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनसे हाँ करने लग जाती है। जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग में वो उठती है मैनेजर का उसे ऑडियो मैसेज आ जाता है जहाँ पे रैनन का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर था, उसकी हॉट स्प्रिंग वाला जो वाटर भी प्रिपेयर था और सभी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए तैयार कर दी गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है वॉलेंटियर वर्क करने के लिए एंड तभी यहाँ पर उससे मिल जाती है उसकी कोलिग यानी कि वो अपनी उसी की क्लासमेट होती है जो कि उससे पसंद ना किया करती थी, यानी कि जेलस थी उससे। एंड यहाँ पर तो वो अपने बॉस को बता रही होती है। रैनन को यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हमें इसके नॉलेज के बेस पर हमें सारी चीज़ें जज करनी चाहिए। उसी समय यहाँ पर वो कहने लग जाते मैनेजर कि देखो इसे मिस्टर वैंग ने हमें यहाँ पर रेकमेंड किया है तो हमें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और मिस्टर वैंग यहाँ पर लोगों को भी बहुत अच्छे से रखने में माहिर है। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर की ओर जाती है जहाँ पे मिस्टर शू एक चीज़ का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। उससे समझ में नहीं आ रहा होता है देखने में कि ये चीज़ फेक है या फिर असली है। रैनन यहाँ पर कहती है कि बस भी करो वो फेक है, लेकिन जो लिया होती है वो तो कहने लग जाती है कि तुम बस करो अब ये सब कुछ करना, तुम्हें पक्का पता है वो फेक है। प्रोफेसर कब से उसे इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं, वो एक रियल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो कहने लग जाते हैं कि 1 घंटा हो गया मुझे इस चीज़ को परखने में, ये देखने में, समझने में कि ये चीज़ फेक है या रियल है, लेकिन तुमने आते ही एक झटके में बता दिया कि ये चीज़ फेक है। वाकई में तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तभी यहाँ पर तो लियो को लगने लग जाता है कि बस एक ही बार गलती से कोइंसिडेंट से सब कुछ हो चुका, बार बार थोड़ी ना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बाकी की चीज़ें भी दिखाने लग जाते हैं जहाँ पे रैनन वो सारी चीज़ें ही डिस्क्राइब कर रही होती है, कौन सी फेक है, कौन सी अनफेक है और कौन सी रियल है, कौन सी एक्सपेंसिव है। तब यहाँ पर लिया तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही होती है। वो अपने बॉस से कहती है कि इस पीस को दिखाओ, ये बिल्कुल ही वास जो है एकदम परफेक्ट है, रियल है, और वो झूठ बोल रही है। लेकिन जब यहाँ पर जो बॉस होते हैं यानी कि जो प्रोफेसर होते हैं वो उसका इंस्पेक्शन करते तो पता चलता है कि ये वास तो वाकई में फेक है। एंड यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाते कि लिया तुम अपना मुँह बंद रखो, तुम्हें जरा से भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, अपना होमवर्क करके आया करो। बिकॉज यहाँ पर लिया को आधे से ज़्यादा चीज़ें मालूम ही नहीं होती है। एंड यहाँ पर बाद में वो घर आती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उठती है समझ में आ जाता है कि घर पर कोई तो आया। एंड वो यहाँ पर मीनू और गो होते हैं जहाँ पे जैसे ही रैनन आती है मीनू उसे बिठाने लग जाता है। एंड मीनू यहाँ पर मिस्टर गू से पैसे मांगने लग जाता है। रैनन पूछती है कि यहाँ ये सब कुछ चल क्या रहा। तब यहाँ पर जो मिस्टर गू उससे बताते हैं कि एक्चुअल में हम भाइयों में बैटिंग लगी थी, क्योंकि यहाँ पर मीनू को लग रहा था कि तुम यहाँ पर पर्सनली बहुत ही अच्छे से वो जानता है, इस वजह से मैंने उससे पूछ लिया था कि चलो बताओ कि रैनन कब उठेगी। सचमुच में उसने एक्यूरेट टाइम बताया था, तुम इसी टाइम उठी हो।
ध्यान रहे कहीं ये तो तुम्हें स्ट्रोक तो नहीं कर रहा है ना, और उसे कहीं कोई और दूसरा इशारा तो नहीं है। रैनन तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है एंड फिर यहाँ पर वो अपने मैनेजर को खाना प्रिपेयर करने के लिए कहती है बिकॉज यहाँ पर उससे काफ़ी भूख लगी थी। और फिर वो तीनों ही जन मिलकर यहाँ पर लंच करने लग जाते हैं। वैसे यहाँ पर लंच करते समय उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो मिस्टर को के पास में एक प्राइवेट जेट भी है। तब यहाँ पर रैनन को याद आता है कि उसने सब कुछ चीज़ ले ली लेकिन उसने एक प्राइवेट जेट तो लिया ही नहीं। तब एंड मीन उसे बताने लग जाते हैं कि लगता है आपको पता नहीं है कि यहाँ पर प्राइवेट जेट चलाने के लिए भी आपके पास यहाँ पर इंश्योरेंस होना चाहिए, और अगर चलाना नहीं है तो उसमें बैठने के लिए भी कंपनी का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसके आते आते तो यहाँ पर कई दिन और रात निकल जाएंगे, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और टेस्ट भी देना पड़ेगा अलग से। ये सुनते तो यहाँ पर रैनन सोचती है कि अब क्या फ़ायदा, मैं तो फिर कोई प्राइवेट जेट ओन ही नहीं कर सकती हूँ। मीनू कहता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम हमारे भैया से कहकर प्राइवेट जेट को तुम लैंड करवा दें। तब यहाँ पर हम रेंट पर तो हम ज़रूर ले ही सकते हैं, पर उसके बाद में यहाँ पर उनके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे उनके हाथ में ढेर सारे स्क्रिप्ट्स होती है और वो सब कुछ देने वाले यहाँ पर जाओ होता है। उस समय यहाँ पर जाओ को पता नहीं था कि इन सारे स्क्रिप्ट में से तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर ही नहीं सकती है, बट उसे क्या पता था कि रैनन के पास तो गोल्डन आइज है जहाँ पे वो एकदम प्रॉपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेती है। जाओ को अभी भी लग रहा था इस स्क्रिप्ट से क्या ही हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर मिलती है मिस्टर हो से एंड यहाँ पर तो वो अपनी डायरेक्टिंग टीम को सब कुछ समझा देती है। उस समय तो यहाँ पर जाओ मिस्टर हो को कॉल करता है जहाँ पे एज ए लोअर पर्सन वो अपनी उस कॉल को स्पीकर पर रख देता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है जहाँ पे जाओ मिस्टर हो उनका पर्सनल डिसीजन मांगना चाहता था और उनका ओपिनियन उन स्क्रिप्ट्स को लेकर, ताकि अगर यहाँ पर वो स्क्रिप्ट्स काम की हो तो फिर उन्हें ले सके, अगर ना हो तो उससे पैसे में उन्हें बेच सके। मिस्टर हो यहाँ पर ये सब कुछ करने से मना कर देते। रैनन यहाँ पर सभी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं कि ऐसे ही यहाँ पर वो लोगों से ढेर सारे पैसे हड़प चुका और उन्हें ब्लैकमेल भी किया हुआ है। तो उसके बाद तो यहाँ पर जाओ की लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को जो कि यहाँ पर वापस से मिस शू से मिलने जाती है और उसी समय यहाँ पर लिया भी उसके साथ थी। उस समय यहाँ पर मिस्टर शू को उससे ओमेट के बारे में कुछ समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होता बिकॉज यहाँ पर उसे दिखने में तो बहुत ही वो पुराना और प्राचीन डिस्ट्रॉयड लग रहा था, पर जब रैनन उस चीज़ को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वाइट पर्ल मार्बल है जो कि यहाँ पर बहुत ही रेयर पीस है और यही उसकी खासियत है। जैसे यहाँ पर मिस्टर उससे उस चीज़ को जानते हैं तो फिर रैनन को थैंक यू बोलने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर तो वो उसे इतना थैंक यू बोलते हैं और उसके पीछे ही का रीज़न उससे पूछने लग जाते हैं चीज़ों को परख कैसे सकती है। रैनन कहती है बस कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने यहाँ पर फेस रीडिंग सीखी हुई है तो मुझे यहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। उसके जाने के बाद में यहाँ पर जो लिया होती है वो रैनन से बड़ी प्यार से बात करने की कोशिश कर रही होती है। रैनन कहती है कि बस भी करो, कब तक तुम ये बिटरिंग करोगी। वो उससे कहती है कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया लेकिन आई प्रोमिस मैं यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट करूँगी और उन सभी लोगों को भी और कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। तुम बस मेरी यहाँ पर टीचर बन जाओ। रैनन उससे कहती है मेरा टीचर बनाकर मतलब नहीं है, तुम बस यहाँ पर जिस पर फोकस करो वो एक्सपीरियंस ले धीरे यहाँ पर तुम्हें खुद पे खुद सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और डेफिनेटली मैं तो हुई ना तुम्हारे साथ। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड और इनोसेंट पर्सन है। इतने में यहाँ पर वो लोग मिलने लग जाते हैं लू से, जहाँ पे लू से लेकर फाइनेंशियल डिनर की अपडेट्स दे रहा होता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर वो उसके लिए वर्क जो कर रहा होता है वो जल्दी जाती है हमारे मिस्टर गो के पास में, जहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट सिलेक्ट करने के लिए कहता है। उस समय तो यहाँ पर वो तुरंत ही एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेती है। तो मिस्टर गो कहने लग जाते हैं कि पता है मुझे तुम्हारे पास सचमुच में कोई सुपर पावर है, इसी वजह से तुम इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रही हो। रैनन यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग ज़्यादा कुछ रिएक्शन देती नहीं है। पर इतने में यहाँ पर फाइनली उनका एक आखिरी एम होता है जो कि यहाँ पर उनके ड्रामा का बहुत ही ज़्यादा हिट होना होता है, जो कि उन्होंने मिस्टर हू के साथ में किया होता है। जो सब कुछ यहाँ पर रैनन किया ही दिमाग होता है, उसी का मास्टरमाइंड होता है। फिर बाद में यहाँ पर आज ड्रामा की स्क्रीनिंग होने वाली थी जहाँ पर वो तीनों लोग अपने में ही अपने ऑफिस में बैठकर व्यूज़ का एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर देते कि आखिर कितने व्यूज़ मिलेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर व्यूज़ जो होते हैं वो हिट ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यूज़ का एक्सपेक्टेशन जो था वो सारे के सारे बैरियर्स क्रॉस कर देता है और व्यूज़ यहाँ पर अनलिमिटेड जा रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट देना अभी से शुरू हो गया होता है और वो अब तक यहाँ का सबसे बेस्ट और सबसे हिट ड्रामा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक शानदार पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर उनने अपने उस प्रॉमिस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया था।
फिर हम यहाँ पर इस ड्रामा का फाइनली सीन में मिल जाता है, जहाँ पे रैनन अपनी इस लाइफ में इन मैजिकल पावर्स की वजह से, इन गोल्डन आइज की वजह से सक्सेसफुल बन पाई थी। एंड ये ड्रामा दोस्तों एक चीज़ तो प्रूव करके जाता है कि लाइफ में यहाँ पर लव हो ना हो, लेकिन पैसे होना बहुत ही ज़रूरी बात होती है। एंड विद आउट लव के तो सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन बिना पैसों के सर्वाइव कर पाना इस दुनिया में काफ़ी मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।